नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों बाद आज हमारी बात हो रही है। मेरा पिछला जो वीडियो आप सभी के लिए आया था वो मेरा आरएस 2021 एग्ज़ाम का इंटरव्यू था। और इंटरव्यू के जस्ट बाद में मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर किया था। तो बहुत से स्टूडेंट ये भी जानने के लिए इच्छुक हैं कि मेरा क्या रैंक रहा है। ठीक है। और कई हमारे ऐसे साथी हैं जो मेरे जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उनको लेकर भी बहुत चिंतित हैं। ठीक है। तो मेरा रैंक तो क्या रहा है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम शर्मा है और मैं आरएस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ हूँ पिछले 3 अटेम्प्ट से। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सेकंड इंटरव्यू दिया और मैंने 389.50 मार्क्स जो हैं अचीव किए हैं। और मेरा जो है रैंक रहा है 632 अर्थात 632। पिछली बार वाले इंटरव्यू में मेरा जो है 64 मार्क्स था और मेरा ओवरऑल स्कोर 427 के करीब था और मुझे 733 रैंक मिला था। हालांकि मुझे 2-3 नंबर से जो है सर्विस अलॉट नहीं हुआ था। इस बार मुझे जो है 632 रैंक मिल रहा है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होने की वजह से हो सकता है मुझे इस बार सर्विस मिल जाएगी। 99% चांसेस है कि मुझे मिल जाएगी। फिर भी 1% गुंजाइश रहती है कि मे भी कुछ ऐसा अनसर्टेन हो जाए कि मुझे नहीं मिले, लेकिन 99% मैं श्योर हूँ कि मुझे इस बार अलाइड में सर्विस जरूर मिल जाएगी। क्योंकि जो कैलकुलेशन मैंने की है उसके अकॉर्डिंग मुझे सर्विस यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मेरा जो 71 मार्क्स है इंटरव्यू में, इसको लेकर के जो पहले तो संशय है उनको मैं दूर करना चाहूंगा। और दूसरा ये भी बताना चाहूंगा कि आ, मैंने अपने इंटरव्यू को कैसे तैयार किया है, मैंने इंटरव्यू के लिए क्या किया जब मैं 71 मार्क्स ला पाया। क्योंकि इस बार के जो बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं और जो उनके मार्क्स हमें इंटरव्यू में दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी जो है मतलब बहुत कम दिखाई जा रहे, लेस मार्क्स लोगों को मिले हैं। तो ऐसे में मेरे 71 मार्क्स आने पर निश्चित रूप से कई अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी बंदा आपको इस बारे में आकर के जवाब नहीं देगा जिसके अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन अगर मैं दे रहा हूं तो मान के चलिए कि ऐसा हिम्मत वही व्यक्ति कर सकता है जो इस मामले में सत्यनिष्ठ हो। चलिए, तो हम बात करते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं कि मेरे मार्क्स के साथ में क्या गड़बड़ हुई। तो दोस्तों, इस बार के जितने भी आप टॉप 1000 स्टूडेंट्स की सभी की मार्कशीट आप उठा करके देखिए। और अगर सबकी मार्कशीट आप देखेंगे तो पेपर वन में जो मार्क्स हैं, मेरे मार्क्स हैं 59। और ये मान के चलिए कि इन पूरे 1000 बच्चों में ये सबसे लीस्ट मार्क्स होंगे 59। मतलब कोई भी मुझे मार्कशीट ऐसी नहीं दिखी जिसमें किसी को भी 70 से भी कम स्कोर देखने को मिला हो। 70 प्लस स्कोर, और ये बिल्कुल नॉर्मल था, जिनाइन था। हर बार मुझे, जैसे लास्ट ईयर मेरा 84 स्कोर रहा था, उससे पहला मेरा 75 स्कोर इस पेपर में था। और मेरे बाकी पेपर्स के एवरेज को देखते हुए पेपर सेकंड में इस बार सबको कम मार्क्स मिले हैं। मतलब आप टॉपर्स को भी देखेंगे तो कई टॉपर्स ऐसे हैं जिनको 75, 77, 78, 79 या 80 इस तरह के मार्क्स मिले हैं। ठीक है। लेकिन पेपर वन में ड्रास्टिकली मेरे मार्क्स अदर जो स्टूडेंट्स है या एवरेज मार्क्स जिनको हम बोले उनसे लगभग 15 मार्क्स नीचे रहे हैं। खैर, कारण क्या रहा ये तो मुझे मेरी कॉपियां देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं इतना कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इस कम मार्क्स आने की वजह से मेरी खुद की रैंक्स भी लगभग जो है 300 मार्क्स पीछे, 300 रैंक पीछे चली गई। मतलब मैं अंडर 350 आ सकता था आराम से। और मुझे उम्मीद थी कि अगर इतना मेरा आ जाता तो आसानी से मुझे जो है स्टेट सर्विस भी मिल जाती। खैर, अब जो मिलेगा वो बात की बात है। हम मुद्दे पर बात करते हैं और हमारा मुद्दा है कि भाई इंटरव्यू का क्या करें। तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू में देखिए दोस्तों, इस बार जो कई अभ्यर्थी थे आपने देखा होगा, एग्जाम से पहले आप खुद भी अगर अभ्यर्थी रहे हैं तो बहुत से मेरे भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बड़ी मात्रा में मॉक इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है। बहुत मॉक इंटरव्यू दिए हैं, लगभग 10-10, 15-15, 20-20। और मैंने पूरी अपनी इस तैयारी के दौरान केवल एक मॉक इंटरव्यू दिया था। मैं नाम रिवील नहीं करूंगा इंस्टीट्यूट का। ठीक है। और जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, मैं बहुत ज़्यादा उससे सेटिस्फाई नहीं था। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मॉक इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिए थे 2018 के एग्जाम में भी। लोग कहते थे कि मॉक इंटरव्यू देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, क्योंकि पिछली बार मेरा बोर्ड जो था वो राठी सर का बोर्ड था। और राठी सर के बोर्ड को बदनाम किया हुआ है कि बहुत जो है नंबर्स काटते हैं, और बदनाम है भी क्योंकि वाकई में बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते हैं। मतलब 42-55 की रेंज में उन्होंने सब बच्चों को इस बार समेट दिया है। पिछली बार भी ऐसा ही था, जब भाटी सर के बोर्ड के जो मार्क्स थे उसमें अधिकतर बच्चों को लेस देन 60 मार्क्स अवेलेबल हुए थे, लेकिन मुझे उस बोर्ड में भी
64 मार्क्स जो है प्राप्त हुए थे। तो पिछली बार जब मैंने 64 मार्क्स उस बोर्ड में लिए और जब मैंने बाकी बच्चों का एनालिसिस किया तो मुझे ये तो पता चल चुका था कि भाटी सर के बोर्ड में अगर मैं 64 ला सकता हूं, तो अगर मेरा कोई और बोर्ड आएगा तो डेफिनेटली मुझे इसमें गेन ही होने वाला है। और मैं यही दुआ कर रहा था कि कैसे भी करके मेरा बोर्ड चेंज होना चाहिए अब की बार। और बाई लक मुझे अब की बार जो बोर्ड मिला वो था मंजू मैम का। लेकिन मंजू मैम के बोर्ड में भी अब की बार ये रहा कि उन्होंने जो उदार नंबर देने का उनका माना जाता है कि वो बहुत अच्छे नंबर देते हैं, उनके बोर्ड में भी अब की बार कई बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कईयों की मैंने मार्कशीट देखी जिनको 45, 48, इस तरह 52, 51 इस तरह के मार्क्स उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो फिर मेरे 71 मार्क्स कैसे आए? तो इसका जवाब मैं खुद ना दे करके मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो इंटरव्यू वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको आप जरूर देखें। वहां पर मैंने बिल्कुल जो मेरे नंबर तो अभी आए हैं, मैंने उससे पहले आपको पूरी चीजें बता दी थी कि मैंने इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया और मेरे इंटरव्यू में क्या क्या चला, किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा और क्या मुझसे लास्ट में उन्होंने जो है एक्सपेक्ट किया होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें पूरी पूरी बताई है। अब होता क्या है कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, देखिए क्या इसमें पीछे चलता है नहीं चलता उन मुद्दों पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा उनसे कोई सरोकार इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो उसकी मेरी क्षमता है, ठीक है, पहली बात तो। और दूसरा वो मेरी इंटेग्रिटी में भी नहीं है। मतलब मैं अगर ये जो सर्विस करना चाहता हूँ, ये जॉब करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड का पर्सन हूँ, ठीक है, मैंने ईमानदारी से अपनी नौकरी की है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। और मेरा बैकग्राउंड भी अगर देखूँ तो मेरे माता पिता भी कृषक हैं, ठीक है। उस हिसाब से भी मेरी मम्मा और मेरे पापा यही कहते हैं कि अगर जीवन जीना है तो किसान की तरह जीना है। किसान आपने देखा होगा कि हर बार फसल बोते हैं, ठीक है। अगर उनको पैदावार मिलती है तो भी ठीक, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो अगली बार फसल नहीं बोते हैं, वो फिर से बोते हैं। और ये मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ। तो इंटरव्यू में जब तक आप अगर सत्यनिष्ठ नहीं है, अब होता क्या है जब आप मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका जो ओरिजिनल आपका जो व्यक्तित्व है या जो आपका एटीट्यूड होता है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आना शुरू हो जाता है। हर बार जब आप मॉक देते हैं आपको 2 या 3 सजेशन मिलते हैं, फिर आप उन सजेशन पे काम करते हैं और इस तरह से आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और जब आप चेंज करते हैं तो ना तो आप कंप्लीटली खुद को कंप्लीट चेंज कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही आप पीछे वाले रह पाएंगे। ऐसे में क्या होगा, आपकी कही हुई बातों में और आपके एक्सप्रेशंस में कॉन्ट्राडिक्शन आने लगता है। अब उदाहरण के लिए जब मेरे से उन्होंने पूछा कि आप जो है अपनी 2 खूबियां और 2 कमियां बताइए, तो वो चीजें जैसे अब ये वहां पर आप जो बात कर रहे हैं या जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं उनसे वो रिलेट भी होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि जो बात आपने बोली वो सच है, आपके व्यक्तित्व में वो झलक रही है, ये बात होनी चाहिए। जैसे कि मुझसे पूछा तो मैंने बोला कि सर मैं रिस्क ले सकता हूँ। अब चूंकि मैंने उससे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मैं 7-8 साल मैंने नौकरी की, उसके बाद मैंने रिजाइन किया और पिछले 3 अटेम्प्ट से मैं आरएस की ही तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि भाई बंदे ने एक सेट अपना वेल सेट जो जॉब था उसको छोड़ा है और छोड़ करके और स्ट्रगल कर रहा है। तो ये अपने आप में ही रिस्क टेकिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने मेरी कमियां पूछी तो मैंने उसमें स्पष्टवादिता बताया, ठीक है। अब स्पष्टवादी होने को मैंने कैसे प्रूव किया, तो जब मुझसे पूछा गया था मेरी हॉबी के बारे में तो मैंने नैतिक विकास के लिए सत्संग अपनी हॉबी बताई। और उन्होंने पूछा कि स्वामी विवेकानंद की कुछ पुस्तकों के बारे में बताओ, तो मैंने स्पष्ट बोल दिया था कि सर मैं जो है उतना ही पढ़ता हूँ जितना मुझे अपने सिलेबस में जरूरत होती है। मतलब हमारे आरएस जंक्शन के जो सॉरी आरएस एग्जाम के जो सिलेबस में जो जरूरत है, जितना हमको चाहिए, जितना हमें उसमें पढ़ना होता है, उसी के इर्द गिर्द में अपने नैतिक विकास का काम करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्पष्टवादिता को भी प्रूव कर दिया। तो ये जो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट है, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं। और सबसे बड़ी जो आप में बात है वो है प्रोबिटी। आप जो बात कह रहे हैं आप उसको ईमानदारी पूर्वक अपने चरित्र में दिखा भी रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। हालांकि मैं मानता हूं कुछ स्टूडेंट इस पर भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि सर वो तो आपको नंबर मिल गए, लेकिन ये कोई इंसिडेंस नहीं है। इससे पहले भी मुझे जब राठी सर के बोर्ड में 64 मार्क्स मिल सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि मंजू मैडम के बोर्ड में मुझे 71 मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बाकी मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है कि चूंकि मैं लगातार कन्वर्सेशन में रहता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ में अपने आप को मुझे प्रेजेंट करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है ना एलिब्रेशन वाले मेथड में चली जाती है। मतलब मेरे से कोई कुछ पूछेगा ना तो स्टूडेंट्स को एज ए मुझे आंसर्स देने होते हैं, तो हमेशा मैं अपने कंसेप्ट्स को उसी के अकॉर्डिंग रखता हूँ। अब होता क्या है कि आरएस एग्जाम बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का है और उसमें बहुत से आपको फैक्ट्स को याद करना पड़ता है। अब जो एक्सप्लेनेशन करने की आदत जिसकी होती है वो फैक्ट्स पर ज्यादा काम नहीं कर सकता है। और मैं तो वाकई में नहीं कर सकता हूँ, मुझे मतलब फैक्ट इतने याद रहते ही नहीं है।
इसीलिए मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक्चुअल में मैं नोट्स अपने डिजिटल क्यों रखता हूँ, ताकि अगर कहीं फैक्ट पूछने की जरूरत पड़ जाए तो फैक्ट भाई सामने लिखे हैं, तुम देख लो। बाकी अगर कंसेप्ट कोई भी है तो हाँ, उस कंसेप्ट को समझाने में हाँ मुझे ये विश्वास है कि मैं ढंग से बच्चों को वो दे पाता हूँ। तो ये वो रीजन है। तो मॉक टेस्ट से आप बचें, एक या दो आप टेस्ट दें और उनसे आपको अपनी कमियों का पता चल जाएगा, लेकिन कभी भी अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश ना करें। आप जो हैं वो आपके पिछले 25 से 30 सालों के दौरान जो आपने जीवन जिया है उसका परिणाम है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उनको आप दूर निकाल सकते हैं। अब जैसे मॉक टेस्ट का फायदा ये हो सकता है, आपके बैठने का तरीका, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपके जो क्लोथिंग्स है उनका तरीका, या फिर आपके बोलते समय आप कुछ गलतियां तो नहीं करते हैं, कोई ऐसा किसी शब्द को बार बार तो नहीं बोलते हैं, ठीक है, सॉरी बोलने का आपका लहजा क्या होना चाहिए, इन चीजों में आप बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी सत्यनिष्ठा है या जो आप एक्चुअल में हैं उसको कभी भी चेंज करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उसका दुष्परिणाम ही हमको देखने को मिलता है। तो 71 मार्क्स मेरे इसी वजह से आए। जो तो और ज्यादा अगर आपको देखना है तो आप उसके लिए आप मेरा जो है वीडियो देख सकते हैं जो मैंने इंटरव्यू पे दिया है। बाकी मेरा रैंक 632 है, और कई बच्चों को ये डाउट था कि सर आपकी जो है रैंक कम रही है, तो ये तो सामने है जो भी रही है, मार्क्स भी आपके सामने है। अब कुछ नहीं किया जा सकता, अभी यही है कि अगला एग्जाम आ रहा है तो मैं अभी उसकी प्रिपरेशन में फिर से लग गया हूँ। बहुत से मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, विशेषकर जिन्होंने अपने जीवन के बहुत से साल इस एग्जाम में दे दिए, और हो सकता है शायद अभी तक मैं उस स्तर पर अपनी मेहनत को नहीं ले जा पाया हूँ जिस पर मुझे ज़रूरत है। तो मैं उसके लिए काम करूंगा, और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं अच्छी रैंक के साथ में आप लोगों के सामने आऊंगा। चलिए, धन्यवाद।